नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से वैदिक ज्ञान चैनल पर। तो साथियों देखिए, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा एलएलबी फाइनल ईयर में 5th पेपर है एनवायरमेंटल लॉ, पर्यावरण विधियाँ। तो आज इस बुक से हम एक टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए साथियों, आज का चर्चा का विषय रहेगा हमारा पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, या फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण के प्रमुख स्रोत क्या हैं और पर्यावरण के विभिन्न घटक या फिर उनकी समस्याओं की विवेचना करनी है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन है, आज इस क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चनों में आता है, लगभग 20 नंबर का, और अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरा देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आसानी से इसको लिख के आ सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। देखिए, अपना प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को ये देखना है कि पर्यावरण के बारे में लिखना है। अब लिखना किस प्रकार से है वो देखिए, मैंने एक बार पहले भी ये बताया है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो, 15 से 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, लंबा जिसका उत्तर लिखना होता है, उसको आप पार्टों में डिवाइड कीजिए। पहले उसका परिचय लिखिए, फिर उसमें अगर आवश्यक तत्व पूछे हुए तो उनको लिखिए, या फिर घटक पूछे हुए हैं, समस्याएं पूछी हुई हैं, स्रोत पूछे हुए हैं, तो उनको क्या है अलग अलग पॉइंट बना के लिखिए। प्लस में हर पॉइंट में जहां पॉसिबल हो वहां केस लॉ डालने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे अपन देखे होंगे कि बीए के जैसे एग्ज़ाम लिखे हैं आपने सभी ने, तो बीए के एग्ज़ाम में क्या है, केस लॉ वगैरह या धाराएं वगैरह ऐसी चीज़ें अपने को नहीं आती और आज तक अपन ने लिखी भी नहीं है। लेकिन एलएलबी के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। एलएलबी के एग्ज़ाम में अगर केस लॉ नहीं दोगे आप तो थोड़ा नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। केस लॉ और धाराएं बहुत ज़रूरी है। एलएलबी का एग्ज़ाम अगर देना है तो उसमें ये दोनों चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी है और सटीकता से आंसर लिखना होता है, तभी जाके नंबर मिलते हैं। बीए वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, भारत में पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता के कारणों पर चर्चा कीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है हमारे भारत में, तो इसके क्या कारण है, किस प्रकार ये बढ़ रहा है, तो ये देखना है। या फिर इसके अलावा ये पूछा जा सकता है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों और उनसे जुड़ी प्रदूषण की समस्याओं की विवेचना करनी है। तो या पर्यावरण के विभिन्न घटक लिखने हैं और उसके बाद प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्याएं, क्या क्या समस्याएं प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं, ये लिखनी है। उसके बाद ऐसे भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को समझाइए। तो पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या स्रोत है उन सबको देखना है। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं, आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले परिचय लिखो। परिचय लिख के उसके अंदर 2-4 लाइनें ऐसी लिखो जो उससे रिलेटेड हैं, उससे संबंधित जो लाइनें हैं वो लिखो। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने क्या है, क्वेश्चन पे वज़न डालती है। और क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो चेक करने वाला एग्जामिनर भी उसको ये सोचता कि हाँ, स्टूडेंट ने कुछ अच्छा याद किया और लिखने का अच्छा प्रयास किया है। तो इस प्रकार परिचय डाल के 2-3 लाइनें ऐसे लिखनी है। जैसे इसके अंदर देखो, शब्द पर्यावरण अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रचलित शब्द है। अब देखिए, ये अत्यंत लोकप्रिय और प्रचलित शब्द है। बचपन से क्या, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ाई हमने शुरू की थी, तो उसके बाद से ही मतलब छोटी क्लासों में ये शब्द अपने को देखने को मिल चुका है और इसीलिए क्या है, लोकप्रिय और प्रचलित भी है। आगे देखिए, क्योंकि
स्वस्थ जीवन का यही मूल आधार है और पर्यावरण अगर स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, तो यही अपने स्वस्थ जीवन का क्या होगा, मूल आधार होगा। आज के इस औद्योगिक क्रांति के युग में भी पर्यावरण का महत्व यथावत है और औद्योगिक क्रांति का जो युग है इसमें भी पर्यावरण का महत्व यथावत है। इसमें एक केस लो देखिए, जैसे परिचय के अंदर एक केस लो डाल देते हैं। अगर परिचय से संबंधित कोई बात किसी केस लो में हुई है तो वो वहीं डाल सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर चेक करे तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। देखिए इसमें वाद है, ये केस लो है सिटीजन कंज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप बनाम इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के बीच संतुलन बनाए रखने की बात की गई है। देखिए ये जो मामला हुआ था इसमें पर्यावरण संतुलन और विकास कार्यक्रमों के बीच संतुलन रखने की बात की गई थी। न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यक्रम इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आगे देखिए, विभिन्न विधिवेताओं, पर्यावरणविदों एवं न्यायविदों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। तो देखिए इसमें जो अलग अलग विधिवेता हैं या पर्यावरणविदों हैं या न्यायविद हैं, उन्होंने क्या है अपने अपने हिसाब से पर्यावरण की परिभाषा लिखने का प्रयास किया है। और इसमें देखिए शब्द पर्यावरण अंग्ल शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है पर्यावरण, जिसका अर्थ है आसपास। यानी पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया, जो अपने आसपास अपन को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पर्यावरण में सम्मिलित माना जाएगा। जैसे जल है, वायु है या कोई भी संसाधन है, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, हर प्रकार की चीज़ें जो अपन को आसपास दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या होगी, इन्वायरमेंट या पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। देखिए हमारे आसपास जो कुछ भी विद्यमान है, यानी जो कुछ भी हमारे पास अवस्थित है वह पर्यावरण का अंग है। अर्थात हमारे आसपास विद्यमान वनस्पति जगत, नदियाँ, नाले, तालाब, वायु, जीव जंतु आदि सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो यानी अपने आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे वनस्पति जगत हो गया, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, तालाब हो गए, वायु, जीव जंतु आदि सभी मिलकर क्या है, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क के अनुसार देखिए क्या कहा गया है। 2 क में इसी के अनुरूप पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार पर्यावरण में जल, हवा और भूमि तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में और उनके बीच विद्यमान अंतर संबंध सम्मिलित हैं। तो यानी पर्यावरण संरक्षण की अधिनियम की धारा 2 क के अनुसार पर्यावरण के अंदर क्या है, जल, वायु, भूमि, मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, और इस प्रकार से क्या है, इन सब के बीच में जो अंतर संबंध है, इनके बीच में अंतर संबंध है उनको सम्मिलित किया गया है। अब देखिए जो पर्यावरणविद हैं या फिर विधिवेत्ता हैं उनकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट 4-5 विधिवेत्ताओं की परिभाषाएं उठाई हैं। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी बुक में अपने दिए हुए उतनी लिखो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इनमें से 1 या 2 या 3 देख लेना, जो आपको अच्छे लगे, ये लगता हो कि हाँ अपन को ये आसानी से याद हो जाएंगी या समझ में आने वाली हैं, तो वो परिभाषाएं को लिख लीजिए, याद कीजिए और उन्हीं को लिख दीजिए। सारी लिखनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए एक विधिवेत्ता है टांसले। तो टांसले के अनुसार
टांसले के अनुसार देखिए क्या कहा इन्होंने, पर्यावरण प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसमें जीव रहते हैं। तो यानी जो पर्यावरण क्या है, प्रभावकारी दशाएं, जितनी भी दशाएं प्रभावकारी हैं उन सब का योग माना जाता है जिसके अंदर जीव रहते हैं। तो इसके अनुसार ये परिभाषा। अगला है फिटिंग, यानी फिटिंग के अनुसार पर्यावरण जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। तो फिटिंग के अनुसार है इसकी परिभाषा, पर्यावरण जीवों के पारिस्थितिकी का कारकों का योग है। अगला है हर्स्कोटिक्स के अनुसार, पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणियों के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालते हैं। यानी वे सभी बाहरी दशाएं जो क्या है, प्राणियों के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगली मैकाइवर के अनुसार, पृथ्वी, धरातल तथा उसकी सभी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज पदार्थ, पौधे, पशु तथा संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, पर्यावरण में सम्मिलित हैं। यानी जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं अपने आसपास, वो अगर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं तो वो क्या है, पर्यावरण के अंदर सम्मिलित मानी जाएंगी। तो ये 4 या 5 परिभाषाएं थी। इनमें से जो आपको ठीक लगे वो परिभाषाएं आप याद कीजिए और एग्जाम में उनको लिखने का प्रयास कीजिए। हूबहू अगर आपसे याद नहीं होती और नहीं लिखी जाती, कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप उसको समझ लीजिए, आप अपने आधार पर उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए ताकि अच्छा प्रयास या फिर अच्छा लिख पाओ वहाँ पर जाके। आगे देखिए, इस प्रकार पर्यावरण से अभिप्राय हमारे आसपास विद्यमान वनस्पति, जल, थल तथा वायु रूपी आवरण से है जो जीव जगत को प्रभावित करते हैं। यानी पर्यावरण से का अर्थ हुआ कि आसपास जो विद्यमान वनस्पति, जल, थल तथा वायु जो भी अपने आसपास स्थित है, आगे जो जीव जगत को प्रभावित करते हैं, यानी जो भी अपने आसपास है जो जीव जगत को क्या प्रभावित करते हैं वो पर्यावरण होगा। हमारा जीवन, विकास तथा स्वास्थ्य सभी कुछ पर्यावरण से प्रभावित होता है। यानी अपना जीवन या जीवन का विकास होना या स्वास्थ्य सब कुछ क्या है, पर्यावरण से प्रभावित होता है। यदि पर्यावरण शुद्ध होगा तो जनजीवन स्वस्थ एवं प्रसन्न होगा और यदि पर्यावरण प्रदूषित होगा तो जनजीवन अस्वस्थ और रोगग्रस्त होगा। देखो स्वाभाविक सी बात है, अगर अपने आसपास का एरिया, आसपास का पर्यावरण है वो अगर स्वस्थ होगा तो अपन क्या है, रोगों से बचेंगे और अपन भी स्वस्थ रहेंगे। और वही इसका नेगेटिव ले लीजिए, अगर अपना पर्यावरण ही प्रदूषण होगा तो वहाँ पे क्या है, अनेकों रोग फैल जाएंगे और अपन भी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण, जैसा पर्यावरण होगा वैसा ही जनजीवन होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा आसपास का जैसा अपना पर्यावरण है वैसे ही हमारा जनजीवन होगा। आगे पर्यावरण संरक्षण का महत्व है। मानव जीवन एवं संपूर्ण प्राणी जगत के लिए पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये देखो स्वाभाविक सी बात है कि जो मानव जीवन और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसमें एक वाद है, देखिए, PN जानकिया समिति बनाम स्टेट ऑफ केरल। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि नहीं दी जा सकती। यानी इस केस में ये अभी निर्धारित हुआ कि विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि नहीं दी जा सकती। आगे एक केस और है, पंचम चंद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस वाद में ये प्रतिपादित किया गया कि क्षतिग्रस्त पर्यावरण का उपचार अविरत विकास का एक अंग है। यानी जो क्षतिग्रस्त पर्यावरण है उसका उपचार अविरत विकास का एक अंग है। आगे
पर्यावरण प्रदूषण के कारण, देखिए ये इसका एक मेन टॉपिक है कि पर्यावरण प्रदूषण के अपने को कारण लिखने हैं। तो वैसे तो अपने हिसाब से कितने भी कारण बना लो उतने ही कम है, और उनकी क्या है कुछ 2-3 लाइनों में व्याख्या कीजिए वो भी ठीक है, लेकिन 4-5 ऐसे मेन कारण हैं जो मतलब आसानी से अपने को याद भी हो जाएंगे और वो अपने क्वेश्चन पे वजन भी डालेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इसमें 4-5 मैंने उदाहरण दिए हैं, वही आप याद कर लेना। इसमें देखिए, पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की एक ज्वलंत समस्या है, यानी पर्यावरण प्रदूषण विश्व के लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है और फिलहाल भी है। पर्यावरण प्रदूषण से निपटना विश्व के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, और पर्यावरण प्रदूषण से निपटना विश्व के लिए फिलहाल क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। आज संपूर्ण मानव जाति इस समस्या से त्रस्त है। मुख्यतः भारत इस समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त है। भारत में पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता के मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं। तो जैसे भारत क्या है, पूरा भारत इस समस्या से ग्रसित है, और इसके इस निम्नलिखित कारण देख लेते हैं। जैसे पहला है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। जैसे टॉपिक डाला है उसी से समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर मतलब इसने क्या लिखा होगा। तो जैसे बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, अब क्या है, उद्योगों की देश भर में अधिकता हो गई, अनेक प्रकार के नए नए उद्योग खोलने लग गए हैं। वो क्या है, कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं आसपास के पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। इसलिए क्या है कि अपना सबसे मेन पॉइंट ये बनना चाहिए कि बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। इसमें देख लेते हैं, भारत में पर्यावरण प्रदूषण की अधिकता का पहला कारण उद्योग धंधों में वृद्धि है। तो इसका पहला जो मेन कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि उद्योग धंधे क्या है, ये वृद्धि कर रहे हैं। दिन ब दिन नए नए उद्योग खुल रहे हैं और उन उद्योगों में इतना प्रदूषण होता है कि वो अपने मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दिन प्रतिदिन उद्योग धंधों में वृद्धि होती जा रही है, और दिन प्रतिदिन जैसे बताया कि नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश किसी न किसी रूप में प्रदूषण कारित करने वाले हैं, और इनमें से ज़्यादातर उद्योग जो है वो क्या है, किसी न किसी रूप में नुकसान करने वाले, किसी न किसी रूप में प्रदूषित करने वाले हैं। कुछ जल प्रदूषित कारित करते हैं तो कुछ वायु अथवा ध्वनि प्रदूषित, यानी जैसे कुछ उद्योग है जो जल प्रदूषित करते हैं, या कुछ उद्योग ऐसे हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जो ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। इसमें देखिए, जैसे जल प्रदूषण में जैसे कोई कपड़ा उद्योग हो गया बड़ा, या फिर कोई चमड़ा उद्योग हो गया, इस प्रकार के उद्योग हैं वो, उनसे क्या है, पानी का सबसे ज़्यादा उनमें उपयोग होता है, और वही पानी क्या है, किसी नाले द्वारा किसी नदी या तालाब में जाके मिलता है, तो उससे क्या है, प्रदूषण फैलता है। दूसरा वायु प्रदूषण, आजकल ऐसे रासायनिक वाले उद्योग स्थापित हो गए हैं जिनसे क्या है, जहरीली गैसें निकलती हैं और वो आसपास के वातावरण को क्या प्रदूषित कर देती हैं, जिससे मानव जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग गया है। अगला ध्वनि प्रदूषण। तो आजकल देखिए सबसे बड़ी ये समस्या हो रही है ध्वनि प्रदूषण वाली। इसमें क्या है, आजकल डीजे साउंड वगैरह इतने बेस और लाउड वाले होने लग गए हैं, क्या इतनी आवाज़ में बजते हैं जिससे आसपास के लोगों का सुनना दुर्भर हो गया है, और क्या है, ये मानव जाति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार क्या है, ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इसमें देखिए, कपड़ा, चर्म, रासायनिक पदार्थ, ब्लीचिंग आदि उद्योग कुछ ऐसे ही उद्योग हैं जो व्यापक तौर पर जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषित कारित करते हैं। तो जैसे कुछ उद्योग हैं, जैसे कपड़ा हो गया, रासायनिक पदार्थ का उद्योग हो गया, ब्लीचिंग हो गया, इस प्रकार के उद्योग हैं वो क्या करते हैं, आमतौर पर जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण कारित करते हैं।
इसके साथ साथ मार्बल उद्योग में भी भयावह है प्रदूषित कारित होने लगा है। और जो साथ साथ जो मार्बल के जो टुकड़ियाँ बनती हैं उनमें भी क्या है बहुत ज़्यादा प्रदूषित कारित होता है उनसे भी। इन कारखानों एवं उद्योगों से निस्सरित होने वाले मल एवं व्यावसायिक बहिस्राव से जल एवं वायु प्रदूषित होती है। तो इन जो कारखानों से जो भी जल निकलता है या वायु जिनसे निकलती है तो ये क्या है आसपास के वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देते हैं। इसमें एक वाद केस लो है वो डाल देना। जैसे केस लो ये है सवला एंड एसोसिएट बनाम NCT दिल्ली। इस वाद में देखिए इस मामले में मोटर मैकेनिक के व्यवसाय का आवासीय क्षेत्र में होना प्रदूषण कारक माना जाता है। अब क्या है मोटर मैकेनिक कि कोई भी दुकान या व्यवसाय अगर किसी आवासीय क्षेत्र में है तो वो क्या है ध्वनि प्रदूषण का एक कारण माना जाता है। तो ये क्या है ध्वनि प्रदूषण का एक कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये व्यवसाय है वहाँ पे किसी गाड़ियों का मोटरों का क्या है काम होता है तो वो उनकी बहुत तेज़ आवाज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से क्या है ये प्रदूषण का एक कारण है। क्योंकि इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण कारित होते हैं और वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों कारित इससे होते हैं। 2 नंबर पॉइंट है जन चेतना की कमी। देखिए जैसे पॉइंट से समझ में आ रहा है कि जो जनता जागृत नहीं हुई है उनमें क्या है जागृत होने की कमी है। इसमें देखिए पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण जन चेतना है। जन चेतना का अभाव है। भारतीय जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभी चेतना जागृत नहीं हुई है। यानी भारतीय जनता के अंदर जो पर्यावरण संरक्षण की चेतना है वो अभी जागृत नहीं हुई है। यानी लोग समझ नहीं पाए हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आ रही और वो क्या है अपने आधार पर जैसा उनको ठीक लगता है वैसे प्रदूषण वो करते हैं। वे इसे सहज भाव से लेते हैं यानी इसको क्या है नॉर्मली लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से क्या है ये धीरे धीरे करके बढ़ता भी जा रहा है और लोगों में ये चीज़ें की जागृति नहीं आई है तथा इसके प्रति जागरूक नहीं है। कई व्यक्ति तो अभी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझते भी नहीं हैं और क्या है कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या। तो इस प्रकार से उनमें क्या है समझ इस प्रकार से डेवलप नहीं हुई है। कारण अकारण अत्यधिक ध्वनि एवं धुआं कारित करना, पर्यावरणीय प्रदूषणकारी तत्वों को यत्र तत्र कर देना, जल में प्रवाहित कर देना आदि हमारी आदत सी बन गई है और यही आदत पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। इसके अंदर देखिए अगर कोई कारण है या फिर बिना किसी कारण के अत्यधिक ध्वनि या फिर धुआं कारित कर देते हैं। इस प्रकार से क्या है यानी कोई भी खराब चीज़ है वो जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां क्या है धीरे धीरे ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। लेकिन जो भारत की आम जनता है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही और आगे जाके ये क्या है बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। उसके बाद जीना और भी ज़्यादा दुभर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था। अब देखिए तीसरा पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा का अभाव। अब क्या है जनता के अंदर पर्यावरण शिक्षा का अभाव है तभी वो नहीं समझ पा रहे और नहीं समझ पा रहे तो क्या है प्रदूषण करते हैं दिन भर और वही प्रदूषण क्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है जिससे आम जनता को समस्याएं आती हैं। इसमें देखिए पर्यावरण प्रदूषण का तीसरा कारण पर्यावरण शिक्षा का अभाव है। जन साधारण न तो पर्यावरण के बारे में समझता है और न ही पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो जो जन साधारण जो आम लोग हैं वो न तो ये समझता है कि पर्यावरण क्या चीज़ है और न ही उसको ये मतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। उसे पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण के लाभ हानि का ज्ञान नहीं है। जैसे बताया कि
आम जनता को ये नहीं पता कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या लाभ है अपने को और क्या हानि है, तो वो इस चीज़ से क्या है, अज्ञान है बिल्कुल। ऐसी दशा में यदि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या है, जिस जनता को ये नहीं पता कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या हानि है, तो वहाँ अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। इसमें एक केस देख लेते हैं, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षा संस्थानों में प्रति सप्ताह 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। यानी इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि जितनी भी देश में शिक्षा की संस्थाएं हैं उनमें कम से कम 1 सप्ताह के अंदर 1 घंटा तो ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या है, बच्चों को, स्टूडेंट को क्या 1 घंटे कम से कम उनको पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए। आगे 4 नंबर है स्वार्थ की प्रवृत्ति। देखिए, अब जैसे व्यक्ति स्वार्थी होता है, ये हम सबको पता है, तो वो क्या है, अपने स्वार्थ की प्रवृत्ति ही अपनाता है। जैसे वो खुद अगर किसी काम में लगा हुआ है, जैसे उसको घर में कचरा जलाना है, तो उसको ये नहीं है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, नहीं, उसको सिर्फ ये है कि मेरे घर का कचरा मैं क्या यहाँ से कैसे ना कैसे करके ख़त्म कर दूँ। तो उसका ये स्वार्थ है कि वो कचरा जला रहा है, लेकिन उस स्वार्थ के पीछे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, वो उसको नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार इसका चौथा कारण है स्वार्थ की प्रवृत्ति। पर्यावरण प्रदूषण के अधिक्य के लिए मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति भी उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि वह पर्यावरणीय प्रदूषणकारी तत्वों को आसपास में या जहाँ कहीं भी इकट्ठा कर देता है। यानी मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो पर्यावरण प्रदूषण के जो तत्व हैं उनको जहाँ मन करे वहीं इकट्ठा कर देता है। जैसे कचरा हो गया या खराब पानी हो गया जो नालियों के अंदर सड़ता रहता है, उनको मतलब साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना स्वार्थ निभाए जा रहा है। वह दूसरों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, यहाँ तक कि वह ऐसे तत्वों को सार्वजनिक सरिताओं, कुओं, तालाबों आदि से निस्सरित करने से भी नहीं चूकता। यानी उसको खुद की तो छोड़ो, दूसरों के भी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, और ऐसे कोई भी तत्व हैं वो क्या करता है, उनको कुओं में या तालाबों में या नदियों के अंदर बहा देता है। इसमें अगला कारण है 5वां, विधि की शिथिलता। देखिए, इसमें यदि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए समय समय पर विधियां बनाई जा रही हैं, लेकिन इनके बावजूद भी पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम नहीं हो पाना चिंता का विषय है। यानी सरकार द्वारा समय समय पर क्या है, विधियां भी बनाई जा रही हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, उनकी शिक्षाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन इसको रोक पाना आसान नहीं है। इसलिए क्या है, भारत देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं, जैसे पहला, विधिक उपबंधों की शिथिलता, दंड की उदारता, तीसरा, क्रियान्विति के प्रति उदासीनता। तो इस प्रकार से कारण इसके हो सकते हैं। इसके अंदर एक केस लो और डाल देना लास्ट में, KM चिन्नप्पा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यह मामला उपरोक्त बातों की पुष्टि करता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय को यह कहना पड़ा है कि पर्यावरण विषयक विधियों की उपेक्षा करना सिविल एवं आपराधिक दायित्व को जन्म देता है। तो साथियों देखिए, इस प्रकार ये एक क्वेश्चन था और इसको आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि
मेरा भी क्या है हौसला बढ़ा रहे और मैं भी बढ़ चढ़ के क्या आपका सहयोग दे सकूँ। तो साथियों एक गुजारिश और करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और साथियों एक बात और है कि भाई इस वीडियो की ये जो नोट्स आपने बनाए हैं इसकी पीडीएफ भी डाल दीजिए। तो उसके लिए है कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ इसके अंदर पीडीएफ होती है, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। और अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ लें, वरना एक बार वीडियो को पूरा देख लें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक की साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।